बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंडे का आज दिन है और कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन अच्छा ही रहा होगा। और इसके साथ ही मंडे के दिन जो है वो आपकी तमाम एक्टिविटीज़, आपके काम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और आपने पूरे वीकेंड का प्लान करना होता है कि आपने पूरा वीक जो है वो इसको किस तरीके से जो है लेकर चलना है, अपने काम के लिहाज से, आपकी अपनी प्लानिंग्स के लिहाज से। तो इसके साथ ही अगर हम मौसम की बात कर लें तो आज मुल्तान का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। सुबह सुबह उठते ही ना बड़ी अच्छी वाइब्स और बड़ी अच्छी मॉर्निंग है। अच्छा, जब इस तरह का मौसम हो, शदीद गर्मी पहले पड़ रही हो और उसके बाद इस तरह का मौसम हो जाए ना तो आपका मूड भी बड़ा खुशगवार हो जाता है, आपकी सुबह बड़ी अच्छी होती है और आप उस मौसम को भी इंजॉय कर रहे होते हैं और आप अपने काम को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। और इसके साथ ही हम थोड़ी सी बात कर लें मुल्की और सियासी सूरत हाल पे। तो इस टाइम जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, सियासी सूरत हाल चल रही है, वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल वक्त है मेरे ख्याल में हम सब के लिए। इस टाइम हर बंदा जो है वो यही दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। इस टाइम जो मुल्की सूरत हाल जो हमारे चल रही है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अच्छा, फिर हम आगे बात कर लें कि इस टाइम जो महंगाई की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम कशीदा है कि लोग जो है महंगाई से भी परेशान हैं। और फिर जिस तरह अभी थोड़ा सा जिस तरह हम सियासी इस्तेहकाम की बात करें तो वो नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से लोगों के जो है मसाइल भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कोशिश करें अपनी चीज़ों को इतना ख़ुद पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुल्क के बारे में अच्छा सोचें। कोई भी इस तरह का, जिस तरह पहले बहुत सूरत हाल रही, लोगों ने मुश्किलात काटी, अभी इस तरह का कोई भी इस तरह का वाक़या ना हो ताकि मुल्क को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर अली रियाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अली? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अब्दुल समद, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सर। अच्छा, जिस तरह मौसम की बात हो रही है तो अली से हम उनकी बीट से रिलेटेड ज़राअत से ही है तो उनसे ही बात करेंगे कि ये जो मौसम है ये फसलों के लिए कितना बेहतर रहेगा, क्या क्या हो रहा है, ज़राअत के हवाले से क्या क्या काम चल रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ जो है अब्दुल समद साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे इस टाइम हमारी जो ज़राअत है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है और जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी में जो है इजाफा हो रहा है, आ रही है, उस तरह हम अपने पाकिस्तान में किस तरह चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अली से जानते हैं। अली, मानसून की बारिशों की वजह से जो है वो अभी भी बरस तो रही हैं खैर, लेकिन अभी जो है मौसम भी बड़ा खुशगवार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, अगस्त का जो महीना है वो कैसा रहेगा ज़राअत के हवाले से, फसलों के हवाले से भी? फसलों के हवाले से पहले तो आसमान आप ये देखें, गुज़श्ता जो हमारे 2 साल हैं मौसम के लिहाज से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से ना खास से एक ऐसा समझ लें ड्राउन ऑफ क्रॉप्स रहे हैं पिछले दिनों में। और अच्छा, मौसम की सूरत ऐसी रही है कि हर 6 से 3 महीने बाद कुछ ना कुछ चलता रहा है। पिछले दिनों सैलाब रहा, फिर उसके बाद सैलाब के बाद बारिशें, फिर अभी इसी साल का देखें तो जो स्टार्ट में अभी बारिशें थी, पिछले साल हीट वेव का, अर्ली हीट वेव का है, तो इस बार बारिशें आ रही थी। फिर बाइफर जो है, मतलब इस साल पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं कल ही कुछ रिपोर्ट देख रहा था कि हमें ये, जैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस बात को जाके क्लेम करवाया इंटरनेशनली और यूनाइटेड नेशंस को भी रिकगनाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है पाकिस्तान है। पाकिस्तान वो खिता है जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है सैलाबी सूरत हाल और उसके बाद अब ये दीगर जो सूरत हाल चल रही हैं। अब जैसे कि लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि ये साल ना शुरू से अगर आप देखें ना थोड़ा सा मौसम के हवाले से ऐसा लग रहा है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए ना, मतलब आज से 1000 साल पहले या कुछ अर्से पहले, तो तब नेचर से हम डायरेक्टली लिंक हुआ करते थे कि ऐसे इलाके जहाँ पर नहरी पानी या दरियाए करीब नहीं थे उनको टोटल डिपेंडेंसी फैक्टर होता था बाय नेचर की कुदरत है। अब जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान मुख्य था जहाँ पर मानसून की बारिशें हो करती थी, तो हमारा जो फसलों का पैटर्न है वो भी इसी तरह से था। हमें पता था कि अब जो मानसून की बारिशें इन दिनों में होती हैं तो हमने इस तरह की फसल लगानी है। जून जुलाई में ड्राई आउट होगा तो हमने इस सूरत हाल में बारिशें नहीं होंगी तो हमने यहाँ पर कपास लगानी है। आने दिनों मानसून की बारिशें होंगी तो उसके हिसाब से हमने फिर धान लगानी है, उस तरह चलना है। एक पूरा पैटर्न था जो नेचर के साथ हमारा चल रहा था। लेकिन अब चूँकि जदीद दौर के कुछ तकाजे भी होते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हमने ज़राअत की तरफ से हम टोटल इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ आ गए और अब जो इरा है वो है डिजिटलाइजेशन का, कि अब तो हर चीज़ ही ऑनलाइन हो गई है। लेकिन
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वो यही कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। और ज़राअत क्योंकि एक ओपन इंडस्ट्री है तो ये डायरेक्टली लिंक करती है हमारे, जब कोई चीज़ ओपन हो जाती है, कि जैसे कि अगर बात करें कारखाने की या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कंट्रोल इन्वायरमेंट में है वो तो सेफ़ है, लेकिन ज़राअत हमारा ऐसा शोबा है कि जब काश्तकार ने कोई फसल लगा दी है या कोई फील्ड में चीज़ लग चुकी है, अब वो डिपेंडेंसी टोटल फैक्टर है नेचर पे। तो नेचर के साथ हमारा रिश्ता जो था बड़ा गहरा था और नेचर ने हमें इसका फ़ायदा भी दिया। लेकिन अब इंसानों ने क्या किया, हमने उसी नेचर को खुद ब खुद अपने क्लाइमेट चेंज को मुतासिर किया है, जिसके जो नुकसान अब हम उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू, अगर आज से 5 साल पहले बात की तो लोग इवन क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसको सीरियसली लेते थे। लोग इवन पढ़े लिखे लोग भी कहते यार क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी। लेकिन अब जब इसके वाज़ेह तौर पर जो असरात और सफरात आना शुरू हुए हैं कि हमारा जो अगर देख गर्मी का पैटर्न बदल रहा है इस वक्त, अगर देखा जाए तो अगर आप मुख्तलिफ चैनल्स की रिपोर्ट्स देखें तो मैं कल भी अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स थी और उसके साथ न्यूयॉर्क टाइम में भी बाकायदा न्यूज़ छपी हुई, आर्टिकल छपे हुए कि यूरोप में ये जो इरा गुजर रहा है, ये जो अब का ज़माना है, ये गर्म तरीन है। और जिसमें अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर, अगर यूके की बात करें ठंडा इलाका है, लेकिन वहाँ पर भी इस बार जो अगर आप देखें तो मेरे कुछ जानने वाले मुझे बताते हैं कि यार गर्मी बहुत है, टेम्परेचर जो है 40 तक राइज़ कर रहा है। वहाँ 40 तक राइज़ कर रहा है, वहाँ जहाँ सर्दी होनी चाहिए थी, जहाँ नॉर्मल मौसम होना चाहिए था, वहाँ पर गर्मी है। हमारे यहाँ पर जहाँ हम जून जुलाई में हम सोचते थे कि इस बार अगर मौसम देखें तो इस बार हमारा मौसम खासा ना बेहतर है। जून जुलाई में जैसे अगस्त से अगर हम देखें अप्रैल मार्च से, तो बारिशों का सिलसिला रहा था, चीज़ें खासी बेहतर थी, हमारे लिए बेहतर थी। हमारा माह रमज़ान अच्छा गुजरा, उसके बाद फिर मौसम कदरे बेहतर रहा। हम मुल्तानी खास तौर पर, अच्छा मुल्तान तो साउथ पंजाब हो गया, अपर पंजाब में सूरत खासी जो खुशगवार है। अपर पंजाब में तो इवन यहाँ पर अगर आप लाहौर के हालात देखे हों तो बारिश जो है खासी ज़्यादा हुई थी, अच्छी खासी, जिससे खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये ना देखा पैटर्न्स देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं, इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है हम पर हो रहा है। इसका अगला जो एक स्टेप है, अगला स्टेप ये है कि अब हमें ये बैठकर प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि जितना हम डैमेज कर चुके हैं नेचर को, जितना हमने कुदरत को नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन जो बच गया उसको आगे फिर हमने किस तरह इसका इस्तेमाल भी करना है और जानना भी है। सर से जानते हैं, सर इस टाइम जिस तरह क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये इस टाइम हमारी ज़राअत को जो है कितना फ़ायदा पहुँचाएगा और कितना नुकसान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है मुझे मदऊ किया और इस तरह के जो टॉपिक पे उन पे जो है बात करने का मौका दिया। बिल्कुल जो क्लाइमेट चेंज है इसका जो पाकिस्तान है वो डायरेक्टली हिट है। लेकिन ये है कि देखिए क्लाइमेट चेंज की हम बातें तो करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज जिन रीजंस की या जिन ममालिक की वजह से हुआ है उसमें जो है पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज में जो नेगेटिव हम अगर चेंजेस की बात करते हैं तो उसमें जो है वो दूसरे ममालिक में इसमें जो डिस्टर्बेंसेस पैदा किए हैं, तो पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। तो जो अभी मानसून की भी हम बात कर रहे थे, मानसून डेफिनेटली इस साल जो है मानसून काफ़ी जो है वो हैवी किस्म का था, लेकिन फॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि जो साउथ पंजाब का हमारा रीजन है वो बहुत ज़्यादा इसकी हिट में नहीं आया। आप रिसेंटली इसकी एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है, कॉटन क्रॉप है, ये ऐसी फसल है, ये बहुत जो है वो वाटर सेंसिटिव क्रॉप है। अगर यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा मानसून की अगर हुई होती तो हमारी जो कपास की फसल है खुदा ना खासा वो अच्छी खासी मुतासिर हो सकती थी। अगर हम अपर पंजाब की बात करते हैं तो अपर पंजाब में जो है वो बारिशें वो मुसलसल हो रही हैं और इस तरीके से हो रही हैं कि अगर वहीं पे जो है वो कॉटन क्रॉप अगर होती तो वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। लेकिन जो मानसून है डेफिनेटली यहाँ भी है साउथ पंजाब में, लेकिन उस तरीका का नहीं है कि हमारी जो फसलात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हों। अब जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कॉटन क्रॉप की, या इसके साथ जो दूसरी हमारी खरीफ की फसल होती है धान की, धान तो आपको पता है कि वैसे ये वाटर लविंग जो है वो क्रॉप है, इस पे बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो नहीं है। इसी तरह जो कॉटन क्रॉप है उस पर भी अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो है वो उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हम कह सकते हैं हैवी रेंज के वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉडरेट किस्म की जो है वो रेनफॉल का जो एक स्पेल आया था। तो ओवरऑल जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी खरीफ की जो फसलात हैं इस टाइम जो फील्ड में मौजूद हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, उन पे एज सच जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। और जो चुनाई इवन हासिल हो रही है अर्ली क्रॉप की कॉटन की वो भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इस टाइम जिस तरह हम धान पे बात करेंगे कि धान पे जितना ध्यान दिया जा रहा है, फिर कपास के हवाले से भी जो है काफ़ी हुकूमत भी इस तरफ जो है वो तवज्जो देती हुई नज़र आई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कपास को इस टाइम जो सूरत हाल है कपास के हवाले से वो भी बताइएगा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हमारी कपास की फसल है इसको तो हम जो है वो एक कैश क्रॉप जो है वो कंसीडर करते हैं। ये हमारे पंजाब की और ख़ास तौर पे जो हमारा साउथ पंजाब का रीजन है, ये जो हमारे 3 डिवीजन हैं जिसमें मुल्तान डिवीजन है, डीजी खंड डिवीजन है और बहालपुर डिवीजन है, यहाँ पे जो है वो तकरीबन 92% जो क्रॉप का है वो पोर्शन साउथ पंजाब से हासिल होता है। बिल्कुल इस साल जो है हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पंजाब पाकिस्तान और स्पेशली हुकूमत पंजाब ने ये तहैया किया था कि इन जो हमारी मेन क्रॉप है, कैश क्रॉप है फार्मर्स की, उसकी हमने जो रिवाइवल को यकीनी बनाना है। और हमारे जो सीएम पंजाब साहब ने भरपूर कोशिश की, उन्होंने हर डिपार्टमेंट को जो है इसमें एंगेज किया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की के लोगों की जो अदर देन एग्रीकल्चर की ड्यूटीज़ लगाई गई थी वो ड्यूटीज़ हटा के सिर्फ और सिर्फ ज़राअत और स्पेशली जो कॉटन क्रॉप की रिवाइवल पे जो है उन्होंने उनको ड्यूटी जो है फिक्स उन्हीं पे फिक्स की कि सिर्फ जो है वो ज़राअत और कपास पे जो है सारी तवज्जो मरकूज़ करनी है। तो हम जो है वो सीएम पंजाब की रहनुमाई में हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इसके साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट से सब ने मिलकर जो है कोशिश की और अल्लाह के खास करम की वजह से और फार्मर्स की जो है वो हमारे साथ बिल्कुल वो भी शाना बशाना इसमें शामिल हुए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को गाइड किया और हमने जो टारगेट इस साल कपास की फसल को रिवाइव का फिक्स किया था वो 50 लाख एकड़ का, वो अल्लाह का शुक्र है हमने वो हासिल किया। और आगे जो हमारा इन जो पैदावार का टारगेट है वो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो फसल की सूरत हाल है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये सारी जो कोशिशें हैं ये रंग लेके आई, अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया। और जो जिसके मौसम की जो हम बात करें, मौसम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कपास की फसल के लिए सूटेबल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारी बेल्स का टारगेट है वो भी हम ज़रूर हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जी हम तो चाहते हैं कि हम जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और बहुत ज़्यादा जो है इसको रिच भी समझा जाता है और जनूबी पंजाब को तो बहुत ज़्यादा रिच समझा जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह ज़राअत के वजह से काम किया जाता है या लोगों की ज़मीनें शमीनें हैं वो अपनी इसी उसमें रहते हैं कि अच्छी फसल हो, अच्छी पैदावार हो और उनको अच्छा मुनाफा भी हो। तो ये चीज़ें भी चल रही होती हैं। जाहिर सी बात है ज़मींदार का तो सारा जो है वो फसल के ऊपर ही निज़ाम चल रहा होता है कि फसल अच्छी जाएगी तो उसका अच्छा मुनाफा भी आपको मिलेगा, तो आप अपने घर का सिस्टम जो है वो अच्छे से भी चला सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो रिसेंटली बात करें, किसानों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उस हवाले से भी बताइएगा कि किसानों को गाइड करने के लिए किसानों को किस तरह आसानियाँ दी जा सकती हैं, इस हवाले से भी कोई काम शाम हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, देखें जैसे अली रियाज साहब ने भी पहले जो है ये यही फरमाया है कि जो एग्रीकल्चर बेसिकली हमारी इंडस्ट्री है ये टोटली जो है ओपन इंडस्ट्री है। इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ों के साथ ये चीज़ भी लिंक करती है कि जो कुदरती आफात हैं या कुदरती जो चीज़ें हैं वो भी जो है वो डायरेक्टली हिट करती हैं एग्रीकल्चर को, क्योंकि जो कुदरती चीज़ें हैं जिसमें बारिशें हैं, तूफ़ान है, आंधी है, ये वो चीज़ें हैं जिनको जो है वो हम रोक नहीं सकते। इनका जो है मुकाबला इंसान के लिए करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो बाकी चीज़ों के साथ साथ इन चीज़ों का भी जो है हमारे फार्मर को जो है वो सामना करना पड़ता है। जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि इनको जो फार्मर्स को हम किस तरीके से जो है वो गाइडलाइन पहुँचती हैं, डेफिनेटली वो भी बहुत जो है वो अहम चीज़ है। फार्मर्स को जब तक मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न इन्फॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ें नई टाइम पे पहुंचेंगी वो जो है वो प्रॉपरली अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फसलों की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है इस पे भी जो है वो फार्मर्स का जो मुनाफा होता है वो जो है वो डिपेंड करता है। जिस तरह जो है वो इनकी इनपुट्स जिसमें इनके फर्टिलाइजर्स आते हैं, सीड्स आते हैं, इसी तरह दूसरे जो इनपुट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं या उनकी जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर उनको आप कंट्रोल नहीं करेंगे या वो मुनासिब रेट्स पे अगर फार्मर्स को नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली जो उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो फसल की लागत काश्त है वो बढ़ जाएगी। और अगर खुदा न खासा लागत काश्त बढ़ जाती है तो उसका जो फी एकड़ मुनाफा है उसमें डेफिनेटली कमी वाक़ई हो सकती है। तो हुकूमत पंजाब की ये भरपूर कोशिश है, क्योंकि आपको पता है कि जो जितनी भी इनपुट्स की प्राइसेस होती हैं ये पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर पेट्रोलियम जो है प्राइसेस हैं वो स्टेबल होंगी तो इनपुट्स जो इनपुट कास्ट है वो डेफिनेटली स्टेबल होती है। और कई इनपुट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, और आपको पता है कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उनका जो रेट है वो डॉलर के रेट पे बड़ा डिपेंड करता है। तो उसके बावजूद हुकूमत पंजाब की, हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश है कि फार्मर्स को है वो जितने भी महंगे इनपुट्स हैं उन पे सब्सिडी दी जाए। एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि डीएपी की खाद पे जो है वो सब्सिडी दी जा रही है, यूरिया खाद पे सब्सिडी दी जा रही है। कोई भी फसल हो, अगर हम कॉटन की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, इनके जो सीड्स हैं, इनके जो बीज हैं,
एक तो ये अश्योर किया जाता है कि उनकी जो क्वालिटी है वो जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। इसी तरह सीड्स पे जो है वो फार्मर्स को सब्सिडी भी इस वजह जैसे कॉटन पे भी जो है 1000 रुपया फी बैग काश्तकार को फी एकड़ की सब्सिडी दी गई। इसी तरह इस तरह वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारे स्टेप्स हुकूमत पंजाब की तरफ से उठाए गए जिनकी वजह से फार्मर्स का जो फी एकड़ लागत काश्त है वो कम हो और आगे जाके फार्मर्स फैसिलिटेट हो और वो अपनी फसलें सही तरीके से काश्त करके मुनाफा ज़्यादा कमा सके। अब कॉटन रिवाइवल में सबसे पहले हुकूमत पंजाब ने ये भी स्टेप उठाया कि फसल काश्त करने से पहले ही उसके जो सपोर्ट प्राइस है उसका ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से 8500 रुपये फी मन, जिसकी वजह से फार्मर्स में एक जो है वो मोटिवेशन पैदा हुई और काश्तकारों ने जो है वो हमारी आवाज़ सुनी और जो है 50 लाख एकड़ पे कपास की फसल काश्त की। सही। अच्छा, इसके साथ ही अली आपसे भी जानते हैं कपास के हवाले से जिस तरह बात हो रही है अभी जो है वो कपास की जो है वो चुनाई भी जारी थी, उस हवाले से बताइएगा कि बारिश की वजह से उस पर क्या असरात हों। जैसे अभी बात हो रही थी कि जो हमारी अगेती काश्त है, देखें ना क्लाइमेट चेंज की वजह से मैं हमेशा ये बात करता हूँ, पिछले हमने बात की कि हमारा जो क्रॉप पैटर्न है वो भी बदल रहा है कि हमारी इस बार अगर बात करें तो अगेती काश्त हमारी बहुत अच्छी थी, अर्ली चनाई स्टार्ट हो गई थी और अर्ली चनाई के साथ साथ हमारा फ़ायदा ये हो रहा था कि जो हमारी अब देखिए हमारे जो पैटर्न है सिंध का और पंजाब का भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, वहाँ पर जल्दी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है खासा बेहतर रहता है और वो जो टेम्परेचर वहाँ का है वो बिल्कुल फेवरेबल होता है कपास के लिए, तो वहाँ पर जल्दी लगा ले करते हैं। इसी तरह बलोचिस्तान में बहुत कम रकबा है वहाँ पर भी, लेकिन पंजाब क्योंकि हमारा खासा अहमियत का हामिल इसलिए है कि हमारे क्योंकि सारे रिसोर्सेज यहाँ पर मरकूज़ होते हैं और हमारी तवज्जो का मरकज़ हमारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर होते ज़्यादातर, तो इसलिए इस बार जो अर्ली जो थी अगेती जो थी वो खासी फेवरेबल रही, जबकि हमारा जो अब मौसमी का टाइम होता है वो भी इस बार बेहतर रही है। जैसे समसा बता रहे हैं कि इस बार उनका टारगेट जो था 50 लाख का था और वो उन्होंने कहीं ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है, तो चीज़ें खासी बेहतर थी इस बार। लेकिन जो अगेती की यहाँ पर बात हो रही थी कि जैसे अब मौसमी सूरत हाल है, अब देखें ना कपास एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अर्ली स्टेजेस में हमारे जो कपास की सूरत हाल होती है खासी काश्तकारों देखना पड़ता है मैनेजमेंट, फिर उसके बाद जो पिकिंग की स्टेज है वो खासी अहमियत की हामिल है। पिकिंग का जो सारा मरहला है वो खासा टेक्निकल मरहला है कि उसमें एक तो कुछ जनरल से चीज़ें जो हम फॉलो कर रहे होते हैं कि उस वक्त काश के जैसे बारिश ना हो, मौसम साफ़ हो, यहाँ पर जो चुन्नियाँ हैं तो चुन्नियों की एक बड़ी इंडस्ट्री है जो चुन्नियाँ हमारे यहाँ होती है। हमारे एक कल्चर था जनूबी पंजाब में भी और पंजाब में भी कि जब जैसे गंदम की कटाई के दिनों में लोग जाया करते थे, काम किया करते थे, घर के दाने इकट्ठे किया करते थे, सेम बिल्कुल ऐसे ही एक दौर में बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि कपास चुन्नियाँ जाया करती थी और कपास चुनने के साथ अगर आपके पास 1 किलो फुट्टी है या कपास चुनी है तो आप वो वहाँ पर इलाके में किसी पुरचुन वाले को देकर आप आटा ले सकते थे, आप चीज़ें ले सकते थे, तो ये एक कल्चर था, एक हमारे समझ में। अच्छा, ये भी एक वैसे मज़ेदार सीन होता था देखने के लिए। अब तो खैर चीज़ें जितनी आसान होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उसी तरीके से जो है ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं। अच्छा, जैसे गंदम में आप देखें ना कि सारे लोग इकट्ठे होते थे, स्पेशली उनकी पूरी टीम, घर वाले तैयार होते थे। आप दही इलाकों में जाएं तो वो पूरे के सब तैयार होते थे कि हमने जो है ना गंदम काटने जाना। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी एक चीज़ थी कि हमारे यहाँ ना एक फेस्टिविटी खत्म हो गई है। हाँ, ऑल्दो के फेस्टिविटी जो हमारी आर्टिफिशियल चीज़ उसमें आ गई है। हम न्यू ईयर बड़े शौक से मना लेंगे, हम समा और भी बहुत सारी चीज़ें मना लेंगे, मैं नई चीज़ें खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे सकाफत, जो हमारा रंग था, जो हमारे समझ लें हमारी माशरत का रंग था, हमारी मीशत, माशरत, सकाफत, तीनों चीज़ें कलेक्टिवली कंबाइन थी, वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। या इसमें दो चीज़ें है कि या तो हमारे जो टॉप गवर्नमेंट सेक्टर्स है उनकी वैल्यूटी इस तरफ नहीं रही, या दूसरी चीज़ ये है कि लोग इस तरफ से बदजर हो गए। उसमें अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो अब आप ये देखें ना, अब गांव में ना एक बड़ी आम सी चीज़ है, एक ना वेव चली थी आज से 20 से 30 साल पहले, हम बड़ों से सुनते हैं कि यार जिसने भी तरक्की करनी तो शहरों में जाओ, गांव वालों में फार्मर्स यही था। फार्मर्स पहले अपने बच्चों को भेजा करते थे, वो बच्चों के साथ उन्होंने पढ़ा लिखा खुद शिफ्ट होना शुरू हो गया। अब देखें मुल्तान जैसा जो छोटा शहर जो कहा करते थे किसी दौर में, अब मुल्तान कितना वसी हो गया है। इवन ये कि अगर हम देखें तो हमारे जो छोटी मोटी तहसील है जलालपुर, ये शुजाबाद जैसी थी, वो भी ओवर क्राउडेड हो चुकी है। अगर हम यहाँ से शुरू हुए नागशा से हम अगर आगे जाएँ तो मुझे अपने होश में याद है आज से 10-12 साल पहले वहाँ पर इतनी आबादी नहीं थी। मतलब हम नागशा क्रॉस कर शुजाबाद जाना है, मुजफ्फरगढ़ जाना है तो अच्छा खासा में सब्जा मिल जाया करता था, वहाँ पर बागात थे, खेत थे, लेकिन अब वहाँ पर क्या है, कॉलोनीज आ गई हैं, वहाँ पर भी इंगेजिंग हाउस सोसाइटी आ गई है। अच्छा, ये अब हर जगह है हमारे। अच्छा, ज़्यादातर ये चीज़ें वो भी हमारी जो हमारी ज़रूरी ज़मीनें हैं
उन्हीं पर ही ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, क्योंकि हम जाहिर सी बात तो करते रहते हैं कि हमारा इससे काफ़ी इलाका जो है वो मुतासिर भी हुआ, आम के बागात चले गए हमारे। अच्छा, अभी बहुत सारे आप कादरपुर रावा वाली साइड पे जाएं तो अभी वहाँ पर भी जो ज़मीनें और वहाँ पर जो कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, अच्छा वो सारी ज़रई ज़मीनें हैं। तो आपका इतना सारा हिस्सा जो ज़रई है वो सारा का सारा इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ कॉलोनीज़ के लिए जो आपने वहाँ पर बना देनी है, और उसके बाद आपके जो है बिल्कुल, अगर हम लोग तो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज जो हम बात कर रहे थे उसके फिर असरात तो हम वाकई भुगतेंगे ना जब ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फिर जो हम अक्सर बात करते हैं कि जी पौधे लगाए जा रहे हैं, शजरकारी की जा रही है, उसका वैसे अब मुझे नहीं लग रहा कि उस हवाले से उस तरह से कोई असर अंदाज जो है वो। आसमा दो चीज़ें हैं। पहला जो पॉइंट है ना कि पहला तो हमें ना जो कोर है हमारा, हाँ। जो फार्मर है, जो बंदा है, वो जो गांव में रह रहा है या जिसकी जो ज़मीन है, हमें उसको थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। वो कैसे, अब आजकल के जो फार्मर्स हैं, जो नई जनरेशन जो है वो ये सोचते हैं कि यार मिसाल के तौर पर मेरे पास समहाउ इतना रकबा पड़ा हुआ है, मुझे वो कितनी साल की अर्निंग कितनी दे रहा है। वो ये सोचते हैं यार ये बेच कर अगर मैं शहर में जाकर किसी कॉलोनी में दुकान ले लूँ या कहीं प्लाजे में दुकान, मुझे इतनी वो देंगी। अच्छा, इस पे अली लाजमी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदी कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी काश्तकारों के हवाले से अली से जी। यही था कि किस तरह से जो हमारा ज़रई रकबा है वो किस तरह से सुखड़ता चला जा रहा है। तो उसमें दो चीज़ें जिसमें बात कर रहे थे कि पहला जो हमारा जो मेन जो हमारा कोर है, जो हमारा फार्मर है या वो बंदा जिसकी ज़रई रकबा है, उसको हमें थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब लोगों में ना एक भेड़ चाल शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा मवाजना करें ना शहर और गाँव के हवाले से, मेरा इतना इत्तेफाक नहीं था गाँव में रहने, क्योंकि हम शुरू से शहर में रहे, तो मेरी फैमिली भी हम हिंदुस्तान से माइग्रेटेड उर्दू स्पीकिंग, तो मेरा इत्तेफाक नहीं है गाँव का ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गाँव बहुत फैसिनेट करता है। बस आपको छोड़ आते हैं फिर कुछ टाइम आप गाँव में रहे ताकि आपको पता चले कि गाँव की लाइफ कैसी होती है। ये काफ़ी अच्छा लगता है। आप देखें ना, आप सुबह उठे हैं तो सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ रही है, आप उठ रहे हैं, और जैसे आपने ईशा की नमाज पढ़ी, दिन ढल गया, आप सो जाएं। तो ये एक खासा देखें ना लाइफ पैटर्न कितना नेचुरल है। हम एक बचपन में पढ़ा करते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी को दौलतमंद के साथ साथ तंदुरुस्त व तवाना भी बनाता है। तो ये चीज़ें खासी इंपॉर्टेंट। अब तो हम वो भी तरस गए और मैं कहती हूँ खालिस प्योर चीज़ों के लिए। आपको सब्जियाँ अच्छी साफ़ सुथरी मिलें, आपको फल अच्छे मिलें, आपको जो है वो दूध आपका अच्छा हो यहाँ पर। अब तो हम तो इस तरह बीमारियों में जिस तरह जकड़े जा रहे हैं, और हमारी जिस, अच्छा मैं आपसे भी बात करूँगी इस हवाले से भी कि जिस तरह हमारी सब्जियाँ गंदे पानी से तैयार हो रही हैं, फिर उनके ऊपर जो डिफरेंट किस्म के स्प्रे किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स के हवाले से भी आपसे बात करूँगी, हमारी सेहत के लिए भी ये ख़तरनाक है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस चीज़ को किस तरह बेहतर किया जा सकता है कि एक साफ़ पानी के साथ सब्जियां अच्छी हों, ताकि उनके जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारे लिए बेहतर साबित हों, हम अच्छी ग़िज़ा खा सकें? बिल्कुल 100% आपकी बात जो है वो दुरुस्त है। हाँ। क्योंकि जितने आप उसको साफ़ सुथरे कोई भी फसल हो उसको इनपुट्स प्रोवाइड करेंगी, जो रिज़ल्ट है वो भी उसी तरह ही साफ़ सुथरा जो है वो निकलेगा। जैसे आपने पेस्टिसाइड की बात की, जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, जो ज़रर रसां या नुकसानदेह कीड़े जो हम जिसको कहते हैं, या जो बीमारियां होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे काश्तकार हैं वो मुख्तलिफ फसलात पे मुख्तलिफ जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमारी ऑब्जर्वेशन में भी आया है कि हमारे काश्तकार जो है वो समटाइम्स स्पेशली कपास की फसल पे या दूसरे जो आपने एग्जांपल दी फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की, इन पे जो है वो कीड़े मकोड़े या बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए बेदरेक पेस्टिसाइड्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक तो जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें भी रोज़ ब रोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है, और उसके साथ साथ जो हमारी चीज़ें हमें हासिल हो रही हैं आउटपुट की शक्ल में, वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, या इवन जो हमारे दूसरे सीरियल्स हैं जिसमें कॉर्न आ जाती है, गंदम आ जाती है, या इवन हमारी जो कपास है उसकी जो क्वालिटी है वो हमें वो हासिल नहीं हो रही जो हम जो है वो पास्ट में हासिल करते रहें। तो मैं काश्तकारों को यही कहूँगा कि एक तो सिर्फ़ और सिर्फ पेस्टिसाइड्स का तब इस्तेमाल करें जब तब जो है वो नागुज़ीर हो चुका हो इसका इस्तेमाल, उसके साथ ज़रूरत हो उसी वक्त उसका इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल ज़रूरत हो, या जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनकी जो है जिसको हम मुआशी नुकसान की मुआशियात कहते हैं, उससे अगर जो है वो मामला अगर खुदा न खासा बढ़ता है तभी जाके उसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने काश्तकारों को इसके बड़े नेमल बदल भी दिए हैं, जिसमें हम जिसको कहते हैं कि IPM प्रोग्राम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है,
उसमें हम ये कहते हैं कि स्टार्ट में जो है वो काश्तकार उसको जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, हमने काश्तकारों को यही कहा है कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेचर में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें अता की हैं जिनकी वजह से हम जो है वो इन ज़रा सा कीड़ों को, नुकसानदेह जो कीड़े हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे नुकसानदेह कीड़े हैं, इसी तरह नेचर ने दोस्त कीड़े भी पैदा किए हैं। जो वो दोस्त कीड़े हैं वो इन नुकसानदेह कीड़ों को अपनी खुराक का हिस्सा बना के इनको तलफ करते हैं। ठीक है, इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन। जिस तरह क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है, तो मौसम का हाल जान लेते हैं। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं, हसन आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा शहर-ए-औलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज अलल सुबह से ही मुल्तान शहर का मौसम हवा चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से जो गर्मी की शिद्दत और हब्स की शिद्दत बरकरार थी उसमें आज नुमाया कमी देखने को आई है। आज अलल सुबह से ही बादलों का राज होने की वजह से मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया है और इसी के साथ ही गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें भी नुमाया कमी देखने को आई है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज मुल्तान शहर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा दिखाई दे रहा है, जो कि 164 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों के लिए इसमें मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आज मुल्तान पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। हवा में नमी का तनासुब गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी कदरे बेहतर है, जो कि 72% तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा चलने की वजह से एक जानिब जहाँ गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी देखने को आई है, वहीं गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। शहरियों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार भी किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि मुल्तान शहर का मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह से रहेगा, बादलों की लपेट में रहेगा। आइंदा आने वाले दिनों में भी मुल्तान शहर का मौसम बादलों की लपेट में रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है मुल्तान शहर में। इसी तरह से दोपहर और शाम के औकात में बल्कि रात गए तक इसी तरह से तेज़ हवा चलने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया कमी देखने को आएगी। अलबत्ता बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और जिस तरह आगे बारिशों की भी देख लें ना कि बारिशें इतनी अच्छी खासी बारिशें होती हैं, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे सड़कों का भी जो हाल होता है, अल्लाह माफ़ी दे, जो पानी खड़ा होता है उसके बाद ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक तो पेस्टिसाइड के हवाले से, गवर्नमेंट जो है वो इसके हवाले से भी बताइएगा कि क्या काम कर रही है? जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट ने और ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फार्मर्स को पूरा एक प्लान बना के दिया है, पूरा उनको गाइडलाइंस जो है वो बना के दिए हैं कि इस लेवल तक जो है वो आपने अगर जो हमारे इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं वो अगर इस स्टेज पे या इस लेवल तक नहीं जाते जिसको जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या नुकसान की मौशियत कहते हैं, वहाँ तक अगर नहीं जाते तो उस टाइम तक जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह जो है महंगाई बढ़ रही है, इसी तरह जो पेस्टिसाइड्स की प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी जो है वो राइज हुए हैं, जिसकी वजह से अगर उनकी जो लागत काश्त है वो मुतासर हो सकती है, बढ़ सकती है। तो काश्तकारों को मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल भी जो है वो उस टाइम तक स्प्रे ना करें, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जब तक जो है वो महकमा ज़ात जो है उनको गाइड नहीं करता। मैं ये भी अर्ज़ कर रहा था कि नेचर ने भी हमारी जो है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि हेल्पफुल है कि ऐसे इंसेक्ट्स अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं कि जो सिर्फ हार्मफुल इंसेक्ट्स को ही वो उनका अपना खुराक का हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें कि इसके अलावा भी कई ऐसे हमने फार्मर्स को चीज़ें ऐसी नई टेक्निक्स जो है वो दे दी हैं जिसकी वजह से जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है वो कम से कम किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्लांट्स अल्लाह ताला ने जो है वो बनाए जिनका एक्सट्रैक्ट अगर हम उनको स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स का हमें फिर इसके बाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल के तौर पे ये नीम है या कोरतुम है, तंबाकू है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के ये भी आप जो है वो अपनी फसलात पे हमारे जो काश्तकार हैं वो स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो है वो जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं या जिसको हम ज़रा सा कीड़े कहते हैं उनको कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर खुदा ना खासा जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको अगर मौसम सूट करता है या उनकी जो पॉपुलेशन है खुदा ना खासा कि वो इस स्टेज पे चली जाती है कि
के जो स्प्रे है वो करना अब नागुज़ीर हो चुका होता, फिर हम काश्तकारों को कहते हैं कि वो भी ऐसे स्प्रे करें कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, या एक ही जो केमिकल का स्प्रे है वो बार बार स्प्रे ना किया जाए, ताकि इससे जो हमारी माहौलियाती आलूदगी है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें और जो फी एकड़ लागत काश्त है उसमें भी इजाफा ना हो सके। अगर आप मुझे इजाज़त है, मैं ये भी कहना चाहूँ कि हमारे अक्सर काश्तकार जो है वो फसलात की बाकियात को भी आग लगाते हैं। ये भी हमारी जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो हिट करता है। अच्छा, जैसे अभी गंदम की हम देखते हैं काश्त का, उसके बाद फिर वहीं पे ही उसको आग लगा दी जाती है, तो वो ठीक है क्या? जी जी बिल्कुल, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो जो ज़मीन में नामियाती मादा होता है, ज़मीन का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़ाया होते हैं, ज़मीन का नामियाती मादा जो है वो फोर्सफुली उस पर जो है अच्छा खासा असर पड़ता है, जिसकी वजह से अगली जो जब हम फसल काश करते हैं उसकी जो खादों का इस्तेमाल है वो हमें बढ़ाना पड़ता है। और वैसे भी अगर ज़मीन का नामियाती मादा या ज़मीन में जो माइक्रोब्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो अगली फसल से आप भरपूर पैदावार हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा मैं काश्तकारों को यही कहूँगा कि वो कोई भी फसल हो, ख़ास तौर पर जिसकी आपने भी एग्जांपल दी, गंदम है या धान है या कोई भी फसल हो, उसकी बाकियात को हरगिज़ आग ना लगाएं। एक तो हम माहौलियाती आलूदगी तो बढ़ा ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम अपनी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उसको भी ख़राब कर रहे हैं और आगे वाली फसल की जो आउटपुट है उसको भी हम अच्छा खासा हिट कर रहे हैं। अच्छा, और इसके साथ ही अली आपसे भी जानेंगे, जिस तरह हम कपास की बहाली के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जो जिनिंग है उनके हवाले से बात करें, उनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो जो है वो फाल रही हैं, तो इस टाइम इस हवाले से भी हम लाजमी आपसे जानेंगे। बिल्कुल, जैसे भी बात हो रही थी अगेती काश के हवाले से, तो हमारी जो अर्ली है वो ऑलमोस्ट जो सिंध की पहले आना शुरू हो जाती है क्योंकि उनकी पहले लगती है। तो ये जो साल था हमारा, हम जहाँ पर इतनी अच्छी फसल रही है तो वहाँ पर मैं चाहूँगा कुछ अच्छी खबरें भी होनी चाहिए। इस बार अच्छी खबर ये है कि जुलाई में जो जिनिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान कॉटन जिनिंग एसोसिएशन पीसीजे की जो रिपोर्ट थी वो खासी खुशाइन थी, जिसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया कि 298 जो फैक्ट्रियाँ थी फाल थी, जो कि रिपोर्ट थी 18 जुलाई तक की, जो गुज़श्ता जून में। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीसीजे की जानिब से इससे कभी जून जुलाई में अपनी जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ की रिपोर्ट से जारी नहीं की, ऑलमोस्ट इन दिनों में वो फाल होती नहीं थी। अगर हम देखें तो हमारा जो गुज़श्ता कई सालों से जो एक डाउनफॉल का ही रहा है, हम बिल्कुल नीचे तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस बार अल्लाह का करम कहें या अल्लाह ताला की तरफ से कहें कि कुछ तोहफ़ा मिला है हमें कि पाकिस्तानियों को संभलने का मौका, क्योंकि कॉटन हमारी एक ऐसी है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ कि अगर हम सिर्फ कपास को रिवाइव कर लें, हम कॉटन की तरफ आ जाएँ तो हमारे तमाम तर जो एक्सपोर्ट्स बिल नीचे आ जाएगा और हमारा जो इंपोर्ट बिल हमारा जो नीचे आ जाएगा, एक्सपोर्ट बिल हमारा बूस्ट कर जाएगा। हमारी जितनी सारी इंडस्ट्रीज़ है वो इनडायरेक्टली कपास से लिंक करते हैं। कपास हमारी एक वाहिद वो फसल है जो न सिर्फ एक आदमी का पेट भरती है बल्कि पता लाखों लोगों का रोज़गार इससे चलता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ऊपर से लेकर एक्सपोर्टर से लेकर नीचे तक हमारी जो बात होती है वहाँ तक। तो इस साल जो हमारी अर्ली जो थी अगेती से जैसे हमारी आना शुरू हुई थी, तो अगर हम थोड़ा सा कंपेरिजन करें तो एक तरफ जहाँ हमारी जून जुलाई में जो 8 लाख के करीब बेल्स पहुंची थी, कम बेच 9-10 लाख के करीब, जिसमें जो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 6 लाख बेल पहुंची थी। अब के जो ताज़ा 3 स्टैट्स है अगस्त के, यकम अगस्त के, जो अभी 3-4 अगस्त तक जो भी अगर मैं डाटा बताऊँ आपको, तो अभी के मुताबिक बताया जा रहा है जिनिंग पीसीजे की रिपोर्ट के मुताबिक कि अब तक जो है 14 लाख से ज़ायद जो हमारी बेल है, यानी कि मोर देन 1 मिलियन, कि अगर हम अभी से 1 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं तो हमारी आने वाले दिनों पैदावार अच्छी होगी। ठीक है, इस पे मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, अली से हमारी बात हो रही थी कपास के हवाले से। तो जिनिंग इंडस्ट्री को इस बार खासा बूस्ट मिला है, खासी बेहतर रही है। अब जैसे बात करें पिछली बार जैसे आपने पूछा था कि बारिश के इम्पैक्ट थे, तो जो हमारी चुनाई है वो खासी रुक जाती है। तो मेरी कल ही कुछ जिनर से बात हुई, तो उन्होंने कहा यार जो पिछले 2 हफ्ते हैं, क्योंकि इनके ना फोर्टनाइटली इनके डाटा इकट्ठे होते हैं और ये सारे इकट्ठे कंपाइल करते हैं। उनका जो पिछला हफ्ता है ये हमारा थोड़ा सा ठंडा गुजरा है। वो इसलिए किया क्योंकि हल्की फुल्की बारिश थी तो चुनाई नहीं होती, उसमें फिर यह होती है तो फिर काश्तकार जो उठाकर उसको रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो हमारी फैक्ट्रियों का वो फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन इस बार अगर मैं अभी के आपको स्टार्ट बताऊँ, यानी कि आज कल तक के, तो अभी तक जो हम 14 लाख बेल तक पहुँच चुके हैं, यानी कि हम 1.4 मिलियन पे हैं। तो इसका मतलब अगर अभी से ऐसा अगस्त में हम 1 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं तो नियर बाय उम्मीद है कि हमारा जो टारगेट है और जो हमारी डिमांड है कि हम 1 करोड़ 50 लाख या इवन हम 1 करोड़ 23-24 तक भी आ जाते हैं। 50 के हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे अच्छी खासी। अगर हम 23-24 तक भी आ जाते हैं
तो हमारे लिए इनफ होगी कि हमारी जो अपनी जो हमारी मिलें हैं, टेक्सटाइल मिलें हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, हम उसको वो फीड कर सकेंगे। आज की बात करें जो 3-4 दिनों का ताज़ा स्टार्ट चाहिए कि 14 लाख के करीब हमने बेल हासिल हुई जो आई हैं हमारी जिनिंग फैक्ट्री में। अगर बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमारी जो अब तक जो है 12 लाख से ज़्यादा पहुँच चुकी है। अगर इसमें एक्सपोर्ट की बात है, एक्सपोर्ट्स में होता है ये मुख्तलिफ कंपनियाँ जो खरीद लेती हैं जिनर से, तो अब तक जो है अगर बात करें 7500 के करीब उन्होंने बेलें जो खरीद ली हैं। अब अगर हम इसका मुवाजना करें गुज़श्ता साल से, तो गुज़श्ता साल क्योंकि हमारे पास जब फैक्ट्री चल नहीं रही थी तो हमारे पास उस तरह के स्टार्ट्स नहीं थे। अब अगर बात किया जाए तो इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान भर में जो जिनिंग फैक्ट्री हैं वो 368 के लगभग हैं, जिसमें अगर बात की जाए 183 या 186 जो है हमारी फैक्ट्री हैं वो सिंध में चल रही हैं और 182-83 की जो हमारी पंजाब में चल रही है। पंजाब हमारा जो है कोसा सेकेंडली हमारा पंजाब का बूस्ट शुरू हो जाएगा। स्टार्ट में हमारी जो जिनिंग इंडस्ट्री स्टार्ट शुरू होती है वो टोटल डिपेंडेंट होती है सिंध की कपास पर। सिंध की कपास जैसे ऐसा ऐसा चलती रहती है, जैसे वो थोड़ा सा स्लो डाउन होती है, यहाँ से हमारी पंजाब की अर्ली सोइंग आ जाती है। तो अब जो अल्लाह करे मौसम खासा अच्छा है। अब अगर हम बात करें जैसे बात करें मौसम के हवाले से, तो वेदर प्रेडिक्शन इस बार ये है जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बता रहा है कि जो अगस्त का महीना है जो कि हमारा प्री मानसून था, फिर मानसून और पोस्ट मानसून के साथ जो हमारा मौजूदा स्पेल है ये खासा जो है गुज़श्ता साल की निस्बत उस तरह से नहीं रहेगा, थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। हाँ, बारिशें इतनी नहीं है तो वो हल्की फुल्की सी बारिशें हैं। तो अगर हल्की फुल्की बारिशें हैं और मौसम जो है कदर बेहतर रहेगा और टेम्परेचर की बात की तो वो भी 40 से 42 तक रहेगा। तो ये कपास के लिए और चुनाई के लिए मौसम बेहतर है, यानी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस महीने भी हमारी जिनिंग इंडस्ट्री खासी चलेगी। लेकिन उसके साथ एक और इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि समझ भी साथ बैठे हो बता भी सकते हैं इस बारे में हमारे नजरात होने जैसे जैसे कि हमारा जब अगस्त में अगर हमारा टेम्परेचर 42 तक जाएगा तो हमारा हमेशा से जो चल रहा था सितंबर के महीने में हमें ख़ासतौर पर जो पिंक बॉल वार्म है उसका हमें खतरा रहता था। तो अब अगर मौसम ऐसा रहेगा, बारिशें नहीं होगी और ह्यूमिडिटी अगर इस तरह से रहती है जैसे भी रह रही है, तो मे भी आने दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हो सकता है कि हमारी वाइट फ्लाइज पिछले साल में बहुत ज़्यादा तंग किया था, वो हमारे नुकसानदेह हो सकती है और फिर दोबारा से पिंक बॉल वार्म का खतरा है। लेकिन पिंक बॉल वार्म की बात करें तो जो CCRI सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है जो कि झेली दायरा PCC का, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी का, जो कि सारा इस कॉटन को डील करता है, उनकी ये रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पिंक बॉल वार्म के हॉटस्पॉट्स हैं वो आ रहे हैं। और वैसे उसमें उनका एक अलग पैमाना है। वो ये कहते हैं कि माशी हद से ज़्यादा अगर पिंक बॉल वार्म बढ़ जाए तो उसका स्प्रे किया जाए। तो ये कहीं अभी जनूबी पंजाब में सूरत नज़र आ रही है। उसके लिए वो सिंपल सा एक जो उसका तदारुक का हिसाब है कि वो पहले ये कहते हैं कि जिनसी फंदे लगाए जाएँ, उसमें जो मुख्तलिफ हैं 1 एकड़ में लगाएं, 6 से 8 लगाए जाएँ, 10 लगाए जाएँ, उसके साथ फिर इन दी एंड स्प्रे है। तो ये जो भी सिचुएशन है जहाँ पर हम कह रहे हैं कि अभी जब हमारी बात शुरू थी कि इस बार हुकूमत जानिब से हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट जैसे इंटरवेंशन प्राइस दे दिया 8500, दैन उसके बाद हमारी जिनिंग इंडस्ट्री चल पड़ी, सिंध से अच्छी आ गई। तो अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हैं, हमारे अभी तक जो सारी चीज़ें नजर आ रही हैं काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन अब जो है आगे भी अच्छी रहें तो जो है वो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कहीं तो रिलीफ मिले, कहीं तो थोड़ा सा आप कहें कि सुख का सांस ले सकें, है ना। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे एक तो कपास के हवाले से, अभी हम देख रहे हैं कि पानी की भी कमी हमें देखने में आ रही है, उसके हवाले से आप बताएं कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वाटर टेबल है वो हमारा जो है वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा जो है वो बल्कि जल्दी से जो है वो नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से तो बाकी ओवरऑल जो सिस्टम है वो तो इफेक्ट हुआ ही हुआ है। तो इसके साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैडली जो है वो इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली कि अगर पानी होगा तभी हमारी जो है फसलें उनकी सर्वाइवल है, और अगर फसलें होंगी तो ही हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है उनकी जो है वो माशरे में सर्वाइवल है। तो अब यह है कि वाटर टेबल तो नीचे जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आबादी जो है वो तेज़ से बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम भी जो है वो सही तरीके से इसको यूटिलाइज नहीं करते। तो मैं यही कहूँगा काश्तकारों को भी, एक तो पहले जैसे हमारे काश्तकार अभी भी अक्सर जो है वो फ्लड इरीगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि काश्तकार जो हैं वो पानी अगर चाहिए या नहीं भी चाहिए, बाज़ वक़्त ये होता है कि उनकी जब बारी आती है, नहरों की अगर हम बात करते हैं, तो उनको अगर फसलों को पानी नहीं भी चाहिए होता तो वो फिर भी जो है वो फसलों को पानी लगा देते हैं, ये हमारी बारी है, फिर टाइम गुजर जाएगा, हमारी बारी गुजर जाएगी, तो वो यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक तो फसलों को पानी नहीं चाहिए होता, वो फसल हमारी खुदा न खासा मुतासर हो सकती। इसके अलावा जो पानी का जो ज़िया है वो भी हो जाता है। तो दूसरा ये कि इस सारी चीज़ों को देखते हुए, पानी की कमी को देखते हुए हुकूमत पंजाब ने
हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने फार्मर्स को ऐसी टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिनको इस्तेमाल करके या जिनके इस्तेमाल से जो है हम पानी को जो है वो सेव कर सकते हैं और पानी को सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो इसमें ड्रिप सिस्टम है, इसी तरह स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, इसी तरह जो दूसरे हमारे सिस्टम है, ये ऐसे सिस्टम है जो हम मुख्तलिफ ऑर्चर्ड्स में, फसलात में और वेजिटेबल्स में जो ये इस्तेमाल हो रहा है। इससे ये होता है कि जितनी फसल को पानी चाहिए होता है वो ड्रिप के ज़रिए या स्प्रिंकलर के ज़रिए जो है पानी हम फसलात को देते हैं। दूसरा जो तरीका है हमारा फ्लड सिस्टम वाला, वो बिल्कुल ही जो सूटेबल नहीं है। मैं भी काश्तकारों को यही कहूँगा कि एक तो पानी की ओवरऑल सूरत हाल को देखते हुए ये फ्लड सिस्टम जो है वो इसको बिल्कुल तर्क करें और इस तरह की जो चीज़ें हैं और इन चीज़ों पे जो है वो हुकूमत पंजाब फार्मर को सब्सिडी भी जो है वो दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे काश्तकार हैं वो इस सिस्टम पे आके पानी की जो है बचत करें। और डेफिनेटली आपने देखा है कि जो जहाँ पे नहरी निज़ाम नहीं है वहाँ पे जो काश्तकार हैं वो ट्यूबवेल के पानी से है जो फसलों को सैराब करते हैं। और आपने देखा है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो फिर गया, उसके बाद देखें ना आप बिजली की कीमतों में भी जितना इजाफा किया गया है। तो सोलर जिस तरह कहा गया था कि हुकूमत की तरफ से सोलर सिस्टम का जो है वो लगाया जाएगा ताकि किसानों को रिलीफ मिले, उनके बिजली के बिल इतने ना आए, तो उस हवाले से कोई उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ? जी बिल्कुल, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रोल डीजल की वजह से, इसी तरह जो लाइट पे बिजली पे जो ट्यूबवेल चलते हैं उनकी भी जो कास्ट है, जो उनका बिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने काश्तकारों को जो है वो सोलर ट्यूबवेल पे भी अब सब्सिडी जो है वो उसका ऐलान हो चुका है। तो अनकरीब वो भी हम काश्तकारों को जो है वो सब्सिडाइज रेट पे 70-30 पोर्शन पे, यानी कि 70% जो होगा वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी और जो 30% खर्चा होगा वो काश्तकार जो है वो पे करेगा। तो इस पूरे सिस्टम का मेन जो है वो रीज़न भी यही है ताकि हम एक तो अपनी जो एनर्जी है उसको हम बचा सकें, या जो कास्ट हमें काश्तकारों को ज़्यादा पड़ता है वो कास्ट हम उसको मिनिमाइज़ करके काश्तकारों का जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाया जाए। और इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको जो हम कंट्रोल करके ओवरऑल जो हमारी इंडस्ट्री है इसको हम मज़ीद फ्लोरिश कर सकें। सही, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और काफ़ी अवेयरनेस हमारे व्यूवर्स तक पहुंची। अली रियाज आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन आज ज़राअत के हवाले से होगी। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अशरफ जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, अदब के साथ इनका ताल्लुक है, शायरी भी करते हैं, कंपेयरिंग भी करते हैं और नावल निगार भी हैं, बहुत सारी सलाहियतों के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमारी आप देखते हैं कि अक्सर प्रोग्राम्स में बात होती है एजुकेशन से रिलेटेड, तालीमी मयार के हवाले से हम बात करते हैं कि तालीमी मयार को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। बच्चों की तरबियत के हवाले से हमेशा बात होती है कि बच्चों की इस टाइम जो तरबियत हो रही है उसको चेंज करने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम जो हम अपने देख रहे हैं जो हमारे नौजवान हैं वो हमारे मुल्क का जो है वो मुस्तकबिल हैं, उनकी मुस्तकबिल के हवाले से और उनके साथ साथ करियर काउंसलिंग के हवाले से भी बात करेंगे। तो ये आज सारी चीज़ें इनसे डिस्कस होंगी और साथ ही हम पहले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज हमारा आपको पता है कि हेल्थ टिप की तरफ मैं जाऊंगी और फिर आज आपको बताऊंगी कि कौन सा फल जो है उसकी क्या अफादियत है, कितना वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी केला, क्योंकि आपको पता है कि ये एक इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अल्लाह ताला ने, हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। फ्रूट्स जो हैं वो हमारे लिए तो बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, और जो हम इसके हवाले से बताएंगे इसमें क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि इसमें पोटाशियम जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है और इसके साथ जो है इसमें मौजूद है जी विटामिन बी, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खून बनाने में मदद देता है। और सबसे जो हम जदीद तहकीक के मुताबिक ये है कि आप जितनी ज़्यादा मुशक्क़त कर लें, आप थके हुए हों, अगर आप केले खा लेते हैं तो ये आपको तवानाई देते हैं। मतलब जितनी आपको भूख लगी हुई हो और आपको कुछ भी मुयसर ना हो तो आप जब ये फ्रूट खाएंगे तो आपकी जो है वो पेट भी भर जाएगा और ये आपको तवानाई भी देगा कि मज़ीद आप जो काम है वो आप कर सकते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि हम जब भी जिम ज्वाइन करते हैं तो जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो हमेशा हमारी डाइट में जो है वो केले का इस्तेमाल लाजमी कहते हैं,
हैं कि ये फ्रूट आपने खाना है। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी देता है, आपको सेहतमंद रखता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनका वजन नहीं बढ़ रहा होता, जिस तरह आजकल के हम बच्चे देखते हैं, हमारे बच्चे बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, खाने पीने जो उनका बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज है, फास्ट फूड की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो होती है। तो ऐसे बच्चों को जो है अगर आप केले का मिल्क शेक बनाकर दे दें, अगर आप उन्हें फ्रूट चाट जो है वो तमाम फ्रूट्स मिक्स करके खिलाएं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, और उसके साथ साथ जो है आप अगर उनको केले खिलाकर ऊपर जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली बच्चे, वो अगर 2 केले रोज़ाना खाएं और उसके साथ जो है ऊपर दूध पी लें, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम में, फ़ौरन तो रिजल्ट नहीं आता, लेकिन यह है कि कुछ टाइम में आपका वज़न जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं उनकी सेहत अच्छी हो सकती है। अच्छा, स्किन के हवाले से ये आपको किस तरह फ़ायदा दे सकता है? स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो हम आजकल देखते हैं हमारी स्किन जो है, क्योंकि डस्ट की वजह से भी ख़राब है, फिर यहाँ पर जिस तरह गर्मी शदीद है, गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बर्निंग होती है। तो आप केले का मास्क जो है वो बनाकर अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकती हैं, जो ख़वातीन हैं चाहे मर्द हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है मिलके हमारे ब्लड प्रेशर को स्पेशली जो है वो कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल जो फ़ायदे होते हैं वो मैं लाजमी शेयर करती हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं आपको फ्रूट जो है, आप वो कहते हैं हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है। तो इसका भी एक टाइम टेबल होता है कि आपने इसको कब खाना है और आपने इसको कब जो है डाइजेस्ट भी करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसानी जिस्म जो है वो आप खा तो लेते हैं, लेकिन आपको फिर ये होता है कि आपने डाइजेस्ट किस तरह से करना है। तो आप डाइजेस्ट करेंगे तो आपके वो फ़ायदा भी देगा, और इसके नुकसानात भी थोड़े बहुत हैं जो कि आपको जो है बाद में जो जिस तरह कॉन्स्टिपेशन का बहुत सारे लोगों को मसला हो जाता है, तो ये उसमें आपको बहुत ज़्यादा जब बे टाइम आप इसको खाएंगे तो फिर ये आपके लिए तकलीफ़ होगा। बाकी जो है ये तो हो गई हेल्थ टिप, क्योंकि मौसमी फल था तो हमने कहा चलें हेल्थ की तरफ भी बात होनी चाहिए। आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन के हवाले से सबसे पहले तो बात करते हैं, जो हमारी एजुकेशन की सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए जो बुनियादी सीढ़ी मैं कह सकता हूँ, तालीम की ही ज़रूरत होती है, शऊर की ज़रूरत होती है, और तालीम पहले है, शऊर बाद में है। पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है तालीमी हवाले से हौसला अफजा है। पहले मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये डिबेट भी चलती रही कि पाकिस्तान में जो मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं उनकी नौइयत, अहमियत और उनके जो मौज़ूआत हैं वो कहाँ किस हद तक डिजिटलाइज हैं, और मौजूदा जो दुनिया में निसाब रैज शुदा है उसके मुताबिक हैं या हम बहुत पीछे हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम कदरे इस तरफ आए हैं और बहुत सारे नए मज़ामीन गवर्नमेंट सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं, ग्रेजुएट कॉलेज में मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं, जैसे मसनूई ज़हानत है, और इसके अलावा साइबर के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, IT के हवाले से ये जदीद उलूम हैं जो मौजूदा डेटा साइंस भी है, मौजूदा निसाब में इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा भी जैसे डिफेंस की स्ट्रेटजी है, उस हवाले से भी अभी एक नया मजमून शामिल हुआ है यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे। तो ये एक अच्छा कदम करार दिया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत ये है कि दुनिया में जिस तरह से आप देखें कि भारत में एक बहुत बड़ा एरिया मखसूस कर दिया गया है IT के लिए कि वहाँ नया सॉफ्टवेयर तैयार होगा और दुनिया से स्कॉलर्स आएंगे, वहाँ तरबियत हासिल करेंगे। तो पाकिस्तान में भी ज़रूरत है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाएं और नए कोर्सेज मुतारिफ़ करवाएं PhD और पोस्ट डॉक की सतह के। तो मैं तो पुरुमीद हूँ कि पहले की निस्बत हम इस तरफ आ रहे हैं जदीदियत की तरफ तालीमी हवाले से। रही तरबियत की बात, तो उसमें हमारे यहाँ असातिज़ा कम हैं या मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के असातिज़ा मौजूद ही नहीं हैं। तो चाहिए कि जहाँ जो भी मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं उनके असातिज़ा वहाँ मुकम्मल होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। और वहाँ बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई एक सीट खाली होती है, एक ट्रांसफ़र होता है, तो उस सीट को, खाली सीट को जब फिल किया जाता है किसी और सब्जेक्ट का प्रोफेसर वहाँ आके जो है ना अपॉइंट हो जाता है, या तो सीट को डिग्रेड करवा देता है वो, या अपग्रेड करवा लेता है अपने स्केल के मुताबिक। तो वो सीट चली जाती है जिसकी वजह से मुताल्लिका सब्जेक्ट का
जो एक खला है वो पैदा हो जाता है, वहाँ स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है पढ़ने में। तो अर्जी तौर पर CTI भर्ती किए जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि एक तो तरक्की की जो रफ्तार है उसको तेज तर किया जाए और हर 5 साल बाद एक ग्रेड से अगले ग्रेड में प्रोफेसर की तरक्की का जो सेटअप है दूसरे महकमों की तरह जल्द इस पे अमल होना चाहिए। दूसरा ये है कि बहुत सारे अभी कट किया है हमारी जो पेंशन के हवाले से, लीव इनकैशमेंट के हवाले से, ये मसाइल हमें दरपेश हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि जो उन्होंने ये तरमीम की है इसको असर नौ दोबारा तरमीम करे और जो हक है मुलाजमीन का वो उन्हें दिया जाए। तो पे तो उन्होंने बहाल कर दी है, रनिंग बेसिक पे कर दी है। एक अच्छी मैं समझता हूँ काविश थी हमारे मुलाजमीन की जो गवर्नमेंट ने सुनी, तो हम शुक्रगुजार हैं इस अपने एक जो हमारा फोरम है असातिज़ा का इस हवाले से गवर्नमेंट के, तो मैं पुरुम्मीद हूँ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि जो स्पेशली अभी हमारे नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो हम ये देखा जा रहा है क्योंकि बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसमें महंगाई की सूरत हाल है, नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला जो देखा जाता है वो नौजवानों के करियर के हवाले से बात की जाती है कि करियर काउंसलिंग आज तक की नहीं गई, तो नौजवानों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली हमने करना क्या है। अच्छा, आपने एक डिग्री ले ली, आपने एक जो है अच्छे नंबर भी ले लिए, लेकिन आपको उसका फ़ायदा जो है वो नहीं मिल पाता। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं उनको किस तरह डील किया जा सकता है, करियर काउंसलिंग उनकी कैसे की जा सकती है और कब से स्टार्ट होनी चाहिए ताकि नौजवानों को पता हो जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी हम इस तरफ लेकर आएँ? जी, मैंने जो अपनी तरफ से तज्ज़िया किया है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा बहरान है वो ये है कि एक तो ब्रेन ड्रेन, कि हर दूसरा शख्स बाहर जाने का ख्वाब देखता है। वो इसलिए सोचता है कि हमारे यहाँ जो वैल्यू है ज़र की वो बहुत तेज़ी से गिरी है, महंगाई का तनासुब बढ़ा है, अफरात ज़र पैदा हुआ है जिसकी वजह से वालिदैन जो है अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हमारे यहाँ मिडिल क्लास जो तबका है वो गरीब हो गया है। और मैं यही देख रहा हूँ कि 70% जो हमारी ओवरऑल समाजी एक हमारी कम्युनिटी है, आबादी है, वो गुर्बत की लकीर को या छू रही है या उससे नीचे चली गई है। तो इसके असरात भी हमारी नौजवान नस्ल पर पड़ रहे हैं कि जब हम बच्चों की ग्रूमिंग उनकी हो रही होती है, तरबियत कर रहे होते हैं, उनको तालीम दे रहे होते हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि उनके जहन में पहला मकसद यही होता है कि हमारा कोई अच्छा रोज़गार हमें मिलेगा और उसके लिए वो भाग दौड़ भी कर रहे होते हैं और काउंसलिंग भी कंसल्टेंसी की तरफ से उन्हें मुयसर आ रही होती है। लेकिन यहाँ एक तो जैसे सब्जेक्ट्स मुतारिफ करवाए जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स के मुताबिक हमारे यहाँ रोज़गार का बंदोबस्त नहीं किया जाता, नई सीट्स एलोकेट नहीं की जाती। ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स जिस मजमून में महारत हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके मुताबिक मुख्तलिफ महकमों में प्राइवेट सेक्टर पे चाहे सीट्स एलोकेट की जानी चाहिए, जो कि नहीं है, बदकिस्मती से बहुत कम है तो आटे में नमक के बराबर है। अब इतनी ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की जब मार्केट में आती है, मार्केटिंग ना हो तो मायूस होगी, तो बाहर का रुख करेगी अपने मुल्क से। एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है मौजूदा। अच्छा, जिस तरह अभी बहुत सारे मौके, जिस तरह अमेज़ॉन आया, लोगों के, हम ई कॉमर्स की बात कर लें कि इस पर काफ़ी बच्चों का भी इंटरेस्ट नज़र आता है और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स भी बना दिए गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे बच्चों को ई कॉमर्स की तरफ लेकर आना? आपकी बात बहुत अच्छी आपने बात की है, जिस सिमत में आप इशारा कर रही हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो खराबी समझ लें सबसे बड़ी, वो ये है कि हर शख्स कमाने के लिए तो कोशिश करता है, लेकिन उसका जो नफ़े की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा रख देता है। प्राइवेट सेक्टर में सिखा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे वो डिमांड करते हैं, तो अब जिसके पास पैसे ऑलरेडी हैं ही नहीं या बहुत कम है, उनके लिए तो अकसाद का बंदोबस्त हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर पे मुफ्त इसी तरह से तालीम दी जाए, जैसे अमेज़ॉन प्राइवेट सेक्टर में कारोबार के लिए लोग इस पे जाते हैं, मुख्तलिफ साइट्स पे जो है ना वो तशहीरी मकासद के लिए भी जाते हैं कि सीखें, कमाने के लिए, अर्निंग्स के लिए भी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह का एक बाकायदा मजमून मुतारिफ करवाना चाहिए जहाँ टीचर्स भी हों और वहाँ दाखिल हों स्टूडेंट्स बाकायदा तौर पर उसे सीख कर
फील्ड में आए और कमाएं। तो ये ज़रूरत है जो कि नहीं है वहाँ, इस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अर्निंग्स तो हैं। अब देखें कि मैं आईटी में मैंने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, इन पेज मुझे आती है, सर्फिंग आती है, नेट। लेकिन ये एक अलग काम है जिसके लिए पैसे भी आपको पे करने पड़ते हैं डेबिट कार्ड के ज़रिए, सीखना भी पड़ता है। कम से कम 2 से 3 महीने आपको लगते हैं कि आप बेसिक जो टूल्स हैं उनको समझ पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरत वही है कि कोई इदारा बाकायदा हो आपको सिखाने वाला। प्राइवेट सेक्टर में मुश्किल होगी, या फिर कोई एक्सपर्ट हो ज़ाती तौर पे आपका जानने वाला हो। प्राइवेट तो क्योंकि ये ज़्यादा काम तो प्राइवेट ट्रेनिंग, तो इस वजह से मुश्किलात हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो इस हवाले से अभी इस तरीके से काम नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा। वही देखें, अगर उस पे काम किया जाए, अगर हो तो ज़रे मुबादला आ सकता है, खुशहाली आ सकती है, महंगाई पे भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो नहीं है। यही एक और एक पहलू था जिसे हम पिछले सवाल में स्किप कर गए थे, वो ये था कि वालिदैन और जो नई नस्ल है उनकी तरबियत के हवाले से जो डिप्रेशन वहाँ पैदा हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि हमारे यहाँ खेलों के जो मैदान है, या तो वहाँ तजावजात कायम कर दी जाती हैं, या फिर जो खेलने के औकात हैं उस वक्त खेलने का कोई माहौल वहाँ मुयसर नहीं होता, या फिर हमारे यहाँ सिरे से तकरीबन 60% स्कूलों में ग्राउंड्स ही नहीं है, 50 से 60, आधे स्कूलों में है, आधे में नहीं। तो इस सूरत हाल में बच्चे किस तरह से जाके खेल सकते हैं? तो खेल लाजमी हिस्सा था, हम भी खेले हैं, लड़कपन तक, जवानी तक हम खेले हैं, लेकिन अब जो मौजूदा नस्ल है, पहले तो सोशल मीडिया सेल है, ठीक है, ज़रूरत है वक्त की, लेकिन उससे हटके टाइम कंज्यूम करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए बच्चों के पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, ज़राए नहीं है, वो गवर्नमेंट को फ्राहम करने चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जहाँ हमारी लोकल आबादियाँ हैं, कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, वहाँ ऐसे सेंटर्स हों एक्टिव जो वहाँ ये टूल्स फ्राहम करें प्ले के लिए, बच्चे जाएँ, नौजवान नस्ल जाए। तो फ़ायदा ये होगा कि नौजवान नस्ल सिगरेट या नशावर अशिया की तरफ नहीं जाएगी, और वो जोर आवरी जो है उनकी यहाँ कैथारसिज्म का हो सकता है, की जा सकती है। सही। अच्छा, क्योंकि तरबियत की आप बात कर रहे थे, तो तरबियत तो हमारे अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स के हवाले से भी बात करूँगी कि कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब भी हुई हैं। अच्छा, क्योंकि अभी अफरा तफरी वाला आलम है, हर बंदे को जो है वो एक, हमारे यहाँ अब ये सिस्टम बन गया है कि पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, बहुत अहम बात की आपने। क्योंकि हम अच्छा ये चाह रहे थे कि जी जाहिर सी बात है आपके घर के आपके अखराजात बढ़ गए हैं, तो वसाइल उस तरीके से आपके जो है नहीं है, आपको उस तरीके से अर्निंग भी नहीं होती, तो लोगों के लिए इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने पैसा किस तरह बनाना है। तो लोग अखलाकियात और तरबियत, ये चीज़ें बहुत पीछे चली गई हैं। यही सबसे बड़ा अलमिया है मौजूदा दौर के नौजवान का या मौजूदा दौर के आदमी का। मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग, बेहतरीन जिंदगी के शोबों में काम करने वाले लोग, उनमें भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको चीट करते हैं, आपको धोखा दे जाते हैं माली हवाले से। कहीं भी हैरत होती है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी भी आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके पैसे खा गया। ये चीजें आ रही हैं, ये तो आम से बन गया ना। अब लोग जराए ढूंढते हैं, लोग तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाना है, अगले को किस तरह। अच्छा, लोगों में खौफ खुदा तो खैर खत्म ही हो गया इस हवाले से कि लोग इस चीज़ पे करें कि हाँ फोकस करें कि हाँ जी अगर हम ये काम करें तो गुनाह मिलेगा, या हम किसी का दिल दुखाएं, या हम चोरी करें, मतलब ये चीज़ें तो हम। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मेरे ना बच्चों ने वेबसाइट पे जाके ना ये अर्निंग की जो बात हो रही थी कि वहाँ कुछ चीज़ें लिखनी थी, ऐसे लिखने थे, ऐसे इंग्लिश के या उर्दू के, तो वो कह रहे थे कि 600 रुपये ना आप यहाँ जमा करवाएं, उसके बाद जो है ना आपको हम काम देंगे और इतनी अर्निंग होगी पर मंथ वगैरह वगैरह। अब उन्होंने 600 रुपये वहाँ जमा करा दिए ऑनलाइन। मेरे साथ मशवरा किया, मैंने कहा ये ना फ्रॉड चल रहा है आजकल ना, आप हाँ जी, बल्कि अभी न्यूज़ पे ये भी आया कि हम ऑनलाइन जो 2 बड़ी मेन कंपनियां थी और वो इसी तरह लोगों का पैसा हथिया के और वो लोग गायब हो गए जी, ऐसे ही। तो आप ये देखें कि इस हवाले से जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, आप इवन कि अब यहाँ तक होता है कि आप घर में कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, कि आप मंगवाते हैं
तो वो आप तक ऑर्डर पहुंचता भी नहीं है, वो वहीं ऐसे से ही, ही ऐसे ही। अगर किसी को पता चल जाए कि कोई कीमती चीज आ रही है तो वो वहीं से गायब हो जाती है। और अभी तो रिसेंटली मैं बड़ी मजे की बात यहाँ पे शेयर करूंगी, अभी कुछ टाइम पहले जो है वो एक जिस तरह की राइडर्स वगैरह हमारे यहाँ जो है वो चल रही है, डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर आई हैं, तो उन्होंने खाने का ऑर्डर किया और अच्छा। पैसे उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, जी पैसे हम ट्रांसफर कर देते हैं तो खाना हमारे घर तक जो है वो पहुंच जाए। तो आप ये देखेंगे ये हालात हैं लोगों के कि उनको जब पैसे उनको ट्रांसफर कर दिए उसके बाद उसने उसको नंबर को ब्लॉक किया और वो बंदा गायब हो गया, ना खाना आया ना पैसे। और वो ये हमारे इस यहाँ तरह के देखें जो फ्रॉड जो बुनियादी हैं, अखलाकियात है ना, हाँ। वो तकरीबन खत्म हो गई है। आप देखें कि हमने पढ़ा था, आपको भी याद होगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, करमुल्लाह वजह को, कि आपको मैं कुछ अमानतें सौंप रहा हूँ, ये लोगों की अमानतें हैं, आप यहाँ कयाम करें और ये उनको आपने वापस करनी है, तो मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। तो आप देखें कि ये कितना अहम मसला था, एक नबी बुला रहे हैं और एक ताकतवर आदमी को जिम्मे लगा रहे हैं कि ये चीजें वापस करें, लोगों की अमानतें हैं। तो उसका जो असर पड़ा, अब तक हमें वो बात याद है कि किसी के 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया भी हमारा ज़मीर नहीं कहता कि हम उसे धोखा दें या खा जाएं। ये वो तरबियत थी। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हमारे निसाब में बहुत सारी ऐसी जो अखलाकियात से मुंसलिका तरबियत की मज़ामीन थे या चीज़ें थी, वो निकाल दी गई हैं या वो सिर्फ किताबों की हद तक रह गई है, हाँ, निकालेंगे क्या किताबी चीजें वो रह गई हाँ, हैं। इस पर हाँ। मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह एक तरबियत की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, वहीं हम थोड़ी अदब के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हम अदब के साथ हमारा एक गहरा ताल्लुक भी है। शायरी हो गई, अब शायरी की बात करें तो नौजवानों में खैर आजकल सिर्फ स्टेटस की हद तक मेरे ख्याल में शायरी सुनी जाती है और टाइप की जाती है। क्या कहेंगे शायरी के हवाले से? आपने वैसे कब से शायरी स्टार्ट की? पहले तो आपके बारे में जानते हैं ना, फिर हम इसको आगे। मैं मैट्रिक में था तब से पहले ही एक नज्म मैंने लिखी थी। मैं तो कहता हूँ गॉड गिफ्टेड है। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हमें एक लफ्ज़ भी नहीं आ रहा होता जहन में, और जब लिखने की कैफियत होती है, बड़ी हसासियत होती है, दिल धड़क रहा होता है, फीलिंग्स आ रही होती हैं, और एक बारिश का समा होता है कि कौन सा मिसरा लें कौन सा ना लें, और वो फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। मतलब आपको आमद होती है? ये आमद है, ये अल्लाह की तरफ से समझने की एक नेमत है कि उस वक्त आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, आप किसी और दुनिया में होते हैं। सही। तो आपने मैट्रिक से लिखना जो है वो स्टार्ट किया शायरी का वैसे, तो अच्छा आपकी शायरी भी सुनेंगे कुछ उस रिलेटेड, लेकिन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं? जी आसमान, सब्जियों और फलों की कीमतों में बदस्तूर महंगाई की लहर बरकरार है। सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सरकारी और मार्केट के रेट में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो मार्केट के अंदर बिल्कुल गैर फाल दिखाई देते हैं और कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह चुके हैं। दुकानदारों ने अपने रेट जो हैं वो मनमानी के मुकर्रर कर दिए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सब्जियों की कीमतों की, तो सब्जियों की कीमतों में अदरक का रेट जो है वो सरकारी 850 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त है। जबकि लहसुन की अगर हम बात करते हैं, सरकारी नरखों में लहसुन 280 रुपये, जबकि मार्केट के अंदर 350। लीमू का सरकारी रेट 150 है, जबकि मार्केट के अंदर 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह और बुनियादी सब्जियों की बात करें जिसमें टिंडे का रेट जो है वो 20 रुपये बढ़ा है और आज मार्केट के अंदर टिंडा 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि करेला और शिमला मिर्च का रेट वही है, करेले का रेट आज 120 और जबकि शिमला मिर्च का रेट 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। इसी तरह अगर हम फलों की बात करते हैं तो फलों में जो है वो सुंदर खानी अंगूर का रेट 500 रुपये है, जबकि गोला अंगूर 300 रुपये। इसी तरह अनार की बात की जाए तो अनार सफ़ेद अनार जो है वो 280 रुपये, जबकि मार्केट के अंदर रेड अनार 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब की अगर बात कर ली जाए तो सेब 250 रुपये है, जबकि
केला फ़ी दर्जन जो है वो 160 से लेकर 200 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। खुबानी 320, जबकि आलू बुखारे का रेट फ़िलहाल 400 रुपये देखने में आ रहा है। इसी तरह अगर हम आम की इकसाम की बात करें तो आम की इकसाम जो है वो 120 से लेकर आम चौंसा आम 120 से लेकर 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ने से जो है वो शहरियों और दुकानदार दोनों जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। जब हमारी शहरियों और दुकानदारों से बात होती है तो दुकानदार और शहरी जो हैं वो हुकूमत से नालाम भी दिखाई देते हैं और मुतालबा भी करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा सब्जियों और फलों की कीमतों को ना सिर्फ कम किया जाए बल्कि इसमें गरीब आदमी को रिलीफ भी दिया जाए ताकि हर गरीब आदमी सब्जी और फल खरीद कर सके और अपने 2 वक्त की रोटी पेट भर के खा सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस आपका। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे शायरी की। जी, किस तरह की शायरी वैसे आपको करना पसंद है? देखें, आप जिस समाज में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, आपकी उस माहौलियात का असर होता है आपकी तरबियत पे और वैसे ही आपको फीलिंग्स आती हैं। आप किसी पुरफज़ा मकाम पर मौजूद हूँ तो साफ ज़ाहिर है कि वहाँ आप फितरत के करीब होंगे तो फितरी नज़ारे वहाँ आएंगे, रोमांटिसिज्म होगी, मोहब्बत की शायरी आप करेंगे। आप जब कुड़ रहे होंगे गुर्बत पे, समाजी मसाइल पे, महंगाई पे, तो फिर आप इस तरह की शायरी करेंगे। ये आपका मूड है और माहौल का इस पे असर होता है। जैसे म्यूजिक का हम कहते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि वो भी ऐसे जो है आपके वहाँ पे भी शायरी इस्तेमाल होती है, गज़लें हो गई आपकी, तो वो आप जब गाते हैं या सुनते हैं तो आपके वो मूड पे डिपेंड करता है। अगर आप दुखी हैं तो फिर आप दुखी गाने सुन रहे होंगे, अगर आप खुश हैं तो आप जरा अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, खुशी वाला। सबसे तो ये चीजें बड़ी डिपेंड करती हैं आपके मूड पे। विजन होता है कि आपको जो भी मैसेज कन्वे करना, शायरी भी एक मैसेज है, तो उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसमें अच्छा मैसेज जाना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, उसमें मायूसी नहीं होनी चाहिए। मायूसी कुफ्र है। क्या सुना रहे हैं आप हमें? मेरे पास ना, मेरी मादरी जुबान सराइकी है, 2 नज़में हैं मेरे पास, सराइकी है, उर्दू है। आप क्या सुनना चाहेंगे? आपका जो दिल करे आप सुना दे, हम सब सुन लेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, हम सुनेंगे। सराइकी भी, हम जाहिर सी बात है कि हम मुल्तान के हैं, सराइकी फिर मीठी जुबान, हमारी अपनी जुबान है, तो सराइकी भी सुन लेंगे, उर्दू भी सुनेंगे। चलो आपको मैं दोनों नज़में सुनाता हूँ। मौसम आज बहुत अच्छा था, रात भी हवा चली। कोई बूहर शाम दे वेले दी किनमें, कोई बूहर शाम दे वेले दी थी मूंझ मोहब्बत वेले दी, कोई बूहर शाम दे वेले दी थी मूंझ मोहब्बत मेले दी, कहीं पिछली याद दा ओला घिन मेरी वस्ती विच पई लांधी है, कोई ठडड़ी वहर हवावां दी जिमें खुशबू तेरियां सावां दी, पुछ पत्ता मेरे होवण दा मेरे वेढ़े देर पई आंदी है, कोई मौसम तेरे मिलने दा बद पोटली वसल दे खाबें दी थी सोहनी शक्ल गुलाबें दी मेरे बूहे दे पई बांधी है। तो ये फीलिंग्स है, हो गई सराइकी है। अनकही एक ख्वाहिश उर्दू नज्म है। उम्रे रवा की चलती चक्की जीवन रुत के एक एक दिन को दाना दाना पीस रही है, उम्रे रवा की चलती चक्की जीवन रुत के एक एक दिन को दाना दाना पीस रही है, प्यासे दिल की हर एक सलवट तेरी ख्वाहिश गूंध रही है, सुख का आटा गूंधने वाले हाथों की तकदीर में लिखी, दुख की भूख मिटाने वाला ख्वाबों के तंदूर को मन की आग से रोज जलाने वाला, ख्वाहिश के हर एक पेड़े को, ख्वाहिश के हर एक पेड़े को आने वाली सुबह और शाम की रोटी करके बीच तंदूर पकाने वाला, आखिर एक दिन मेरे मन की आखिरी रोटी गिनकर मेरी उम्रे रवा के आखिरी दिन का अंत लिखेगा, मेरी सुबहों और शामों की हर एक ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन एक अरमान रहेगा, जो मैंने कहना है तू मुझसे खुद कहता। वाह,
तो अच्छा, अभी आप क्या देखते हैं, नौजवानों में दिलचस्पी देखते हैं शायरी के हवाले से या नहीं? ये जस्ट सिर्फ एक लोग, जिस तरह मैंने बात की कि स्टेटस की हद तक आपने लगा दिया, कुछ आपने किसी को मैसेज पहुंचाना हुआ तो जो वो आपके डिपेंड कर रहा होता है कि हाँ ये शेर जो है वो अगले को थोड़ा सा फील कराएगा, तो बस आपने उसकी हद तक, इस तरह का ये फीलिंग्स हैं, मैसेजेस हैं, और ये बड़े पाकीज़ा होते हैं। मैं समझता हूँ कि मौजूदा नस्ल जो है इसकी बेहुरमती कर रही है, न वजन है, न काफिया है, न कोई तरतीब है, और कोई बड़ा मैसेज नहीं है। शायरी इस्लाम में भी यही कहा गया है कि एक बात है, अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है। तो अच्छी बात होनी चाहिए जिसमें एक बेहतरीन मैसेज होना चाहिए और वजन में होनी चाहिए। तो नौजवान नस्ल को चाहिए कि सबसे पहले वो मुताला को बढ़ाएं। जितना ज्यादा उनका मुताला होगा उतना ज्यादा तजर्बा होगा, और पब्लिक सेक्टर है जो हमारी लाइफ है, समाज है, वहाँ तजर्बा हासिल करें और पॉजिटिव तजर्बा हासिल करें। जब रूह पॉजिटिव होती है तो फिर शायरी पॉजिटिव होती है। जब रूह जो है धोखा देने वाली होती है तो फिर शायरी भी धोखा देने वाली होती है। अच्छा, जिस तरह हमारे स्कूलों में बहुत पहले, अभी तो खैर बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं, अब हम प्राइवेट स्कूलों में जाएं तो उस तरीके से अदबी चीज़ों को नहीं इतना काउंट किया जाता। तो हमारे यहाँ स्कूलों में ये होता था कि बज़्म अदब का जो है वो आपका एक पीरियड होता था जिसमें आपको आपकी तकरीर और फिर उसके साथ जो है वो शायरी, तरबियत की जाती थी, तख्लीकी हवाले से, तहरीरी हवाले से। हाँ, लोगों बच्चों में इंटरेस्ट भी पैदा किया जाता था कि अच्छा वो पढ़ें या इस तरफ आएं। अभी तो हम देखते हैं कि बच्चों को अदब के हवाले से वो दूरी रहती है। अच्छा, आप उनसे शायरी की बातें भी करें तो वो उनको समझ में भी नहीं आती है, और वो यही कहते हैं कि जी हमारे ऊपर से ही गुजर जाती है। तो क्या मैसेज जो कन्वे शायरी के जरिए, जिस तरह हमारे बहुत सारे माशाल्लाह जो शायर हैं, अल्लामा इकबाल साहब, तो फिर उनकी शायरी तो एक मैसेज है फुल, लेकिन उसको शायरी को समझना भी, मैं समझती हूँ शायद मैं भी इस काबिल नहीं हूँ, मुझे भी अक्सर उनकी शायरी जो है वो नहीं इतनी समझ में आती, लेकिन जाहिर सी बात है पढ़ना बड़ा जरूरी है और समझना भी। हम लोग अब शायद पढ़ने के उतने शौकीन नहीं। मजे की बात करूँ, बात यह है कि जब भूख लगी होती है ना तो खाना आता है, कुछ लोग सब्र से खाते हैं, ठंडा करके आराम से। इतना घंटे लग गए भूखा रहते हुए तो ये भी तो आराम से खाया जा सकता है। हमारे यहाँ ना नई जो नस्ल आ रही है, कहीं बेसब्री का पहलू आ गया है, जल्दबाजी है, मोहब्बत हो, तालीम का असूल हो, आगे बढ़ना हो, स्किप करना चाहती है, शॉर्टकट तलाश करती है, कहीं गैर मुल्क भाग जाएं, बहुत सारी दौलत हो, चाहे नाजायज तरीका अपनाना पड़े। यानी सरमायादाराना एक दौड़ लग गई है। ये नहीं देखते कि किस तरह से कमाना है, हलाल तरीके से कमाएं, मेहनत करें, उसके लिए अच्छी तालीम और तरबियत होनी जरूरी है, वो हासिल कर लें, सब्र कर लें। वालिदैन आपके लिए कर रहे हैं, उनकी जिंदगी का आप एक हिस्सा है, जबकि आप उनसे खुद को कट करके जुदा समझते हुए एक अलग पिलर बन रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो खुद करूंगी या मैं तो खुद करूंगा, मैं ये सारी चीजें जल्द अवेल करना चाह रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल ये शॉर्टकट पे हम लाजमी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी अदब के हवाले से कि अच्छा अभी इन चीज़ों को कैसे हम जो है वो जारी रख सकते हैं। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो इस हवाले से बताइए कि बच्चों का रुझान इस तरफ किस तरह लाना चाहिए। बच्चे किताबों से दूर हो गए हैं। पहला तो यही तरीका है जो सिलेबस वाले बुक्स हैं उनसे भी दूर ही भागते हैं। सेल फोन ने ना उनकी सारी तवज्जो कंज्यूम कर ली, खींच लिया है उन्हें अपनी तरफ। सेल को टाइम देना चाहिए लेकिन थोड़ा, 24 घंटे में 2 से 3 घंटे काफी हैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। बाकी बच्चों को किताबों की तरफ लेकर आए। आप अच्छी सी लाइब्रेरी, वालिदैन से भी मैं यही कहूँगा कि अपने घर में लाइब्रेरी बनाए। और आप ये जो बच्चों को बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिखाते हैं, खाने खिलाते हैं, आप देखें हजारों रुपए खर्च कर लेते हैं। आप माहाना 2000 भी खर्च करें ना, कम से कम आपके घर में 2 से 3 किताबें हर महीने आ सकती हैं। इससे ज्यादा भी आप खरीद सकते हैं। आप अदब की किताबें खरीदें, फलसफा की किताबें खरीदें, तारीख की किताबें खरीदें। तो आप अपनी लाइब्रेरी को खूबसूरत बना के जब रखेंगे, बच्चों को सिखाएं कि वो अपनी लाइब्रेरी बनाए। जब बन जाएगी तो बच्चे पढ़ने की तरफ उनका रुझान होगा। आप उन्हें कोई किताब दें, कहें ये पढ़ें, जब पढ़ लेंगे आप उस पर बहस करें, कहें कि आपने क्या महसूस किया। अफसानों की किताब आप दे दें उन्हें, ये कहानी आपने पढ़ी है, बेटा मुझे बताएं
इन कहानियों में आपने क्या पाया, फला कहानी का क्या अभी तो थीम है? टाइम ही नहीं है। हम तो ये सिर्फ जब हम थे मेरे हमें पेरेंट्स हमसे डिस्कशंस करते भी थे, सुनते भी थे, पास बिठाते भी थे। जी। अभी तो बच्चे ना पास बैठे भी हों तो हम तो घरों में अब जो हिसाब है वो यही होता है कि हर बंदा अपने वो अपने टक 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 मोबाइल ऐसे पे चल बिजी रहा है, है। स्क्रोलिंग हो रही है, हाँ, टाइम ही नहीं अब है तो उनके टीवी पास। एक होता था ना, एक टाइम होता था, आप रात को 8 बजे बैठे हैं तो आपको ड्रामा आ रहा है तो चले आप सब घर वाले इकट्ठे बैठे हैं, या न्यूज़ आपने देखनी है तो तमाम लोग जो हैं आपको इकट्ठे बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं। अभी तो टीवी वाला भी मैं समझती हूँ बड़ा कम हो गया, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो बैठ के अच्छा टीवी देखें। तो उन्होंने ज्यादा चीजें जो अगर कुछ देखना भी है तो उन्होंने मोबाइल ऑन किया और थोड़ा सा देखा और दैट्स इट। टाइम इस तरह से करना चाहिए जस्ट के जब खाने का औकात है या नाश्ते के, उनके सेल लेके उन्हें कहें कि ये टेबल पे रखें, उसके बाद आप इकट्ठे बैठकर नाश्ते का आगाज करें। पहला तो यह काम करें आप कि बच्चों के साथ नाश्ता करें, बच्चों के साथ खाना खाएं। बच्चे अगर कहते हैं कि कमरे में पहुंचाएं, नो, एक टाइम मुकर्रर करें, कहें आ जाएं भी सारे बैठकर इकट्ठे खाना। ये आदत उनकी दोबारा बहाल करें, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। उसी खाने की मेज पे आप डिस्कस करें रोजाना के आपके जो इश्यूज हैं, बच्चों के मसाइल हैं, तो आप वहां बात करें बैठकर। समाजी इश्यूज हैं, उनके जेब खर्च की बात है, कोई भी उनके तालीमी प्रोग्रेस की बात है, तो नाश्ता, खाना और सेल फोन एक तरफ रखवाएं उनका। पहले तो ये करें, उसके बाद घर में आप लाइब्रेरी बनाएं। और तीसरा जो आपका तरीकाकार है वो ये है कि हर एक हफ्ते में कम से कम अपने आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को बुलाएं और उसको कंपनी दें, उसके मसाइल पूछें कि बेटा आपको इस घर में क्या क्या इश्यूज हैं, भाई से कोई तकलीफ, मम्मा से कोई तकलीफ, मेरी जात से कोई तकलीफ। आप शेयर करना सीखें। जब आप सीखेंगे तो बच्चे भी शेयर करना सीखेंगे, तो वो आपसे दूर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अभी हम ग्रिप करें उन पे। अच्छा, टीचर्स की भी हम बात करेंगे। टीचर्स का भी तो एक हम देखते हैं ना कि अब थोड़ा सा उस तरीके से बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप है। टीचर्स का होता है जस्ट आए, लेक्चर दिया, थोड़ा सा समझाया, आया नहीं समझ आया, माइंड आपका उस वो आपकी जो चीज़ आपने पढ़ाई वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उन्होंने कहा ठीक है हम बात वही तरबियत पे आ जाती है। जिन बच्चों की ट्रेनिंग की कितनी घर की तरबियत अच्छी होती है, हाँ। वो किसी आवारा लड़कों के साथ नहीं निकलते या आवारा दोस्तों के साथ। बहुत कुछ बच्चे खराब हो जाते हैं जिनकी राहें जो है ना थोड़ा हट जाती हैं, एक हमारा जो अमूमी रुझान है लाइफ का या तरीकाकार है उससे हट जाती हैं। आपका बच्चा आप देखें कि क्या उनके साथ वो एसोसिएटेड हो गया, अगर हो गया है तो उसकी काउंसलिंग करें, अगर वो नहीं हुआ तो फिर जब वो इदारे में जाएगा तो टीचर उस पर तवज्जो कर रहा होगा, बच्चा भी तवज्जो से बात को सुन रहा होगा। जो उस डिगर से हट चुका होगा बच्चा, वो आपकी बात या टीचर की बात नहीं सुन रहा होगा, वो ना पेरेंट्स की सुनेगा ना टीचर की। तो ये तो एक अलमिया है, इस पे तवज्जो की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि इदारों में जैसे आपने कहा कि अदबी जो पहले एक लेक्चर होता था वो होना चाहिए, रिसर्च का एहतमाम होना चाहिए। हर एक इदारे में कम से कम ब्रेक हमारे यहाँ उसी तरीके से ना बड़ी कम ही है। अगर हम लैब की बात करें, आधे घंटे से 1 घंटे की ब्रेक होनी चाहिए ताकि बच्चे घुले मिलें। बच्चे एक समाज में अगर आपने उन्हें रहना सिखाना है, मिलजुल कर बैठना सिखाना है, तो फिर आप स्कूल या तालीमी इदारा कोई भी है उनको ब्रेक दें आधा घंटा या घंटा। जब बच्चे अपनी क्लास या दूसरी क्लासेस के बच्चों के साथ बैठेंगे, शेयर करेंगे, घुलना मिलना सीखेंगे, तो फिर वो समाज में भी घुले मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा फिर आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे, तन्हाई का शिकार हो जाएंगे और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जिस तरह हमारे यहाँ अब बच्चों के मसाइल हैं ना, वो ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से कि हमारे यहाँ एजुकेशन के हवाले से बहुत प्रेशर है। बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजिकल उनके इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि अच्छा, फिर बच्चों जो है वो ज़्यादातर हम देखते हैं अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही हैं। हमारे समाजी रवैये भी इसमें इन्वॉल्व है। आप देखें, एक मिडिल क्लास घराना है, एक एलीट क्लास घराना है। अब मिडिल को नहीं चाहिए कि वो एलीट को जो है ना कम्पीट करें। नो, जो अल्लाह ने दिया है सब्र करना सीखें। बात वहीं सादगी पे आ जाती है। जो अल्लाह ताला ने दिया है उसी में सरवाइव करना सीखें। आपके पास छोटी गाड़ी है तो क्या है, मेरे पास मेहरान VXR है, मेरे लिए वो हेलीकॉप्टर से बड़ी गाड़ी है। मैं बड़ा मजे से चलाता हूं, मैं बहुत खुश हूं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूं मैं। तो मैं शो के लिए नहीं कह रहा। हर बंदा
ये बात सीख ले कि अल्लाह पाक ने उसे जो कुछ दिया है हलाल तरीके से उसने कमाया है, इसी में पलैयर है, वो खुश रहेगा। अगर वो सोचेगा कि मैंने इससे बड़ी गाड़ी लेनी है, मैंने इससे ज्यादा बड़ा घर बनाना है, वो कभी मुतमैन जिंदगी नहीं जी सकेगा। आपको जो अल्लाह ने दिया है उसे बेहतर बनाए, उसे बेहतरीन तरीके से डेकोरेट करें। एक तो ये सीख जाए। दूसरा, किसी के साथ आप कंपीट ना करें। तीसरी बात यह है कि आप जेलस ना हो कि फलां ने ले लिया, मैं तो स्किप कर रहा हूं, मैं तो गैर मुल्क जा रहा हूं, मैं तो खुदकुशी कर रहा हूं। तो इस्लाम में यह है कि मायूसी कुफ्र है, मायूस होना छोड़ें, खुशी की तरफ आए। तो आप देखें रिश्ते नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? हम कंपीट करते हैं। हर लड़की चाहती है कि बड़े घर में रिश्ता हो, हर वाले चाहता है कि बेहतरीन एक डिकोरम हो। यार आप ये देखें कि आप जो हैं आप अपने हिसाब से घर तलाश करें, आप अपने हिसाब से लोग तलाश करें। ये तो नहीं कि आपकी बेटी सीएसपी ऑफिसर का इंतजार करते करते बूढ़ी हो जाए। रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल, चीजों को असल में हमने अपने मसाइल को खुद भी उसमें जो है ना बढ़ाया है, हमने मैनेज करना नहीं सीखा। मैनेज करना नहीं सीखा, क्योंकि ख्वाहिशात जो हैं वो दिन ब दिन आपकी बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। तो ख्वाहिशात पे तो कंट्रोल है ही नहीं ना। तो जब आपका ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप बहुत सारे मसाइल का खुद ही जो शिकार है हो आप शिकार हो जाते हैं, और फिर आप उलझने आपकी बढ़ जाती हैं। तो हम फिर उनसे फेस भी हमसे हो भी नहीं रहा होता, नहीं हो सकता। फिर हम उन्हीं से ही फाइट करते 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 बहुत सारी चीजों में फिर आगे। आप शॉपिंग देख लें, एक एलीट क्लास फैमिली है, हमारे रिश्तेदार हैं करीबी, बिलफर्ज मेरी कोई कजन है या मेरा कोई कजन है, वो कनाडा सेटल्ड हैं, बाहर अमेरिका सेटल्ड हैं, यूके सेटल्ड है। मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं तो बाहर नहीं गया, मैं तो पाकिस्तान की अर्निंग्स के मुताबिक अपनी लाइफ को सरवाइव करूंगा ना, चीजें लूंगा, खरीदूंगा। अब वो उनके पास ज्यादा पैसे हैं, वो 8,000 के या 10,000 के जूते ले रहे हैं या 20,000 का सूट ले रहे हैं कपड़ों का एक। हमारा तो पूरी फैमिली वो सूट जो एक 20,000 का वो ले रहे हैं, पूरी फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं, कपड़े लेने हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी को जो है उसके मुताबिक सब्र करना सीखना चाहिए, और शुक्र करना जो है ना। हम 2,000 पे खुश हैं तो हमें 2,000 की चीज लेनी चाहिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि यही जो मैं बात कर रहा हूँ कि सब्र करना सीखें और अल्लाह ने जो दिया है उस पर जो है ना आप टिक जाए। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।